सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। कांटी थाना क्षेत्र में हुए 11 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने 4 घंटे में किया बरामद। हॉस्टल की संचालिका ही निकली साजिशकर्ता। जिला पुलिस की विशेष टीम ने यात्रियों से लूटपाट करने वाले 2 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। और जिला परिवहन पदाधिकारी ने लंबी दूरी के बस चालकों के स्वास्थ्य जांच करने का दिया आदेश। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना पुलिस ने 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण के महज 4 घंटे के अंदर जिला पुलिस ने बच्चे को बरामद कर दिया। जिले के कांटी थाना क्षेत्र से अपहरण हुए 11 वर्षीय प्रियांशु राज को पुलिस ने महज 4 घंटे में बरामद कर लिया है। अपहरण मामले में इस्तेमाल बाइक और मोबाइल के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कल दिन दहाड़े अपहरण हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस अपहरण मामले में जिस मोबाइल से फिरौती के लिए फोन किया गया था, उस फोन के लोकेशन के आधार पर हॉस्टल संचालिका महिला को गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य 2 आरोपी फरार होने में सफल रहे। अपहरण की घटना को लेकर पश्चिमी डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि कल कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर इलाके से एक बच्चे को बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद बच्चे के पिता को अपहरणकर्ताओं ने कॉल करके फिरौती की मांग की, जिसके बाद पिता ने इस मामले में कांटी थाना पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद कांटी थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को गायघाट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली कि बच्चा काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर के एक हॉस्टल में है। जिसके बाद पुलिस ने रेड करके हॉस्टल से बच्चे को मुक्त कराया और इस दौरान अपहरण में इस्तेमाल बाइक और एक मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया। पश्चिमी डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि बच्चे को अपने हॉस्टल के बकाये पैसे की वसूली करने को लेकर अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने हॉस्टल की संचालिका महिला को गिरफ्तार कर दिया है। वहीं मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कल दिनांक 11/7/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कांटी थाना में लगभग रात को एक लक्ष्मी शाह जी हैं, जो कि वहाँ दामोदरपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक थाना को सूचना दी गई। एक कंप्लेन किया गया कि उनका 11 वर्षीय पुत्र प्रियांशु राज और उसको कुछ लोगों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। इस बात की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही थानेदार कांटी ने अपनी टीम के साथ एक जो संदिग्ध नंबर, जिस नंबर से इस बच्चे के पिताजी को फोन आया था कि आपके बच्चे को अपहरण कर लिया गया, उस नंबर पर वर्क किया गया। उसका तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन करते हुए उस नंबर को खोजा गया, उस नंबर के धारक को खोजा गया और उसके बाद कांटी थाना की जो टीम बनाई गई थी, उस टीम ने गायघाट के पास से एक महिला उसके पिता को धमकी दे रही थी, वो महिला, और उस महिला को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया और उसके 2 साथी जो थे वो भागने में भाग गए। उसके बाद उस महिला को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई और तब उसकी निशानदेही पे और वो जो बच्चा का अपहरण हो गया था, जो भुला गया था, उस बच्चे को गनीपुर के एक हॉस्टल में रखा गया था। उस हॉस्टल से उस बच्चे को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया। इन सब चीजों के होने के बाद जब और इसमें विस्तार से पूछताछ की गई और डिटेल पता किया, इसी कारणवश आर्थिक स्थिति के वश उसे उस हॉस्टल से उसके पिताजी अपने घर वापस लेते गए थे, जो कि दामोदरपुर के रहने वाले हैं। वहीं का कुछ इशू था, जिसके बाद उसी हॉस्टल का, जो ये हॉस्टल है, उसको जो हॉस्टल चलाने वाली महिला और उसके साथी के द्वारा इस बच्चे का अपहरण किया गया था और कांटी थाना के द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए अप्रिय घटना को होने से रोका गया। क्या मोटिव वगैरह अभी कुछ इनका मोटिव क्या था सर? नहीं, ऐसे इनका कुछ लेन देन का, कुछ पैसे का कुछ बकाया था जो कि बताया गया था।
हाँ, कुछ हॉस्टल का कुछ था जो ऐसा जैसा बताया गया था। बाकी इसमें और जांच अभी की जा रही है, बट बच्चे को सक्सेसफुली रिकवर किया गया और वो जो महिला है वो पकड़ा गई और उसके साथ जो मोबाइल प्रयुक्त किया जा रहा था वो मोबाइल भी मिल गया और जो उसके साथ जो लोग इन्वॉल्व थे वो अभी फरार है, उनको पकड़ा गया। महिला का अमाउंट भी मांगा गया था क्या इसमें? नहीं, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि उसे धमकी दी गई थी कि अगर आपको अपने बच्चे को देखना है तो कुछ ऐसी इस तरह का धमकी दिया गया था, जिसके ऊपर थाना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले हमने बच्चे की रिकवरी की और उसके बाद अभी जो आगे और पूछताछ होगी और डिटेल्स आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। महिला का पहले का क्या उद्देश्य है? नहीं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं, बाकी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कुछ पता चलेगा तो। रकम वगैरह भी मांगा गया था क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं आया है। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य अभी तक यही समझ में आ रहा है कि कुछ पुरानी रंजिश होगी जो जिस हॉस्टल में रहती थी उसके मालिक के द्वारा, या फिर यहाँ पे कुछ और हो सकता है जो कि आपस में इन लोगों ने प्लान किया होगा, जो भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इसको हम लोग बहुत जल्द क्लियर कर देंगे। जो हॉस्टल से रिकवर हुई है वो महिला के हॉस्टल है या किसी और? नहीं, महिला का ही हॉस्टल है गनीपुर का, जहाँ से उसके निशानदेही पे हमने बच्चे को रिकवर किया है। ये दोनों जो फरार हुए हॉस्टल के कर्मचारी हैं? नहीं, वो महिला के साथी थे जो जिसपे जैसा कि अभी पता चला। बाकी जिस नंबर से अभी हम लोगों ने डिटेल्स निकाला उस नंबर का और हम विस्तार से डिटेल निकाल रहे हैं, तो और पता चलेगा कि उसने किससे बात की थी और कौन लोग इन्वॉल्व रिलेशन भी था क्या आपस में लोग का? नहीं, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी इन लोग का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, किडनैपर और इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है बच्चे के बीच। जिला पुलिस ने यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने यात्रियों के साथ छिनतई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के शातिर बदमाशों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल जिला पूर्वी चंपारण के बेतौना थाना के रहने वाले राजेश्वर सिंह ने नगर थाना में लिखित आवेदन दिया था, जिसमें 6 जुलाई को ट्रेन से उतरकर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी क्रम में 2 बदमाश आपस में मारपीट कर रहे थे, जिसे देख पीड़ित राजेश्वर सिंह द्वारा दोनों को छुड़ाने लगे। इसी बीच गिरोह के अन्य साथी द्वारा पीड़ित का ट्रॉली बैग लेकर फरार हो गए। ट्रॉली बैग में मोबाइल, पैसा एवं बैंकों से संबंधित जरूरी कागजात और एटीएम था। बदमाशों ने एटीएम का यूज करते हुए पीड़ित के अकाउंट से 1,90,000 रुपए की खरीदारी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त कांड में संलिप्त 2 बदमाशों को एटीएम कार्ड एवं अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल घटना में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिनांक 11 जुलाई 2024 को वादी राजेश्वर सिंह द्वारा एक आवेदन नगर थाना पर दिया गया था और जिसमें उन्होंने बताया था कि दिनांक 6 जुलाई 2024 को जब वो ट्रेन से उतरकर अपने घर वापस जा रहे थे तो उनके साथ एक घटना हुई थी जिसमें 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे और जब वादी द्वारा जब उन्हें आपस में सुलह करने का प्रयास किया गया, एक सामान्य जागरूक नागरिक के तौर पर स्वाभाविक है कि कोई 2 व्यक्ति लड़ता है तो बोलता है कोई व्यक्ति क्यों आपस में लड़ रहे हो आप। जब वो उसके पास गए तो वो उनका बैग छीन के भाग गया और बैग छीनने के पश्चात उसमें जो उनकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी सारी उन्होंने चोरी कर ली। उसमें एटीएम कार्ड था, एटीएम कार्ड से इनके शॉपिंग की गई, निकासी की गई 1,90,000 रुपए की। तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें जो अभियुक्त व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ चूंकि कांड अनुसंधान के अंतर्गत है और गिरफ्तारियां भी इसमें अभी चली रही हैं, तो गिरफ्तारी के क्रम में हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला व्यक्ति विकास कुमार है जिनका एड्रेस माधोपुर मिठनसराय थाना अय्यापुर है। दूसरा व्यक्ति इमरान हसन है जो थाना विया जिला भोजपुर आरा का रहने वाला है। वास्तव में अंतर जिला एक गैंग है जो इनके सरगना द्वारा संचालित किया जाता है। अब चूंकि नया कानून आ गया है VNS भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें हमने इसको छोटे संगठित अपराध के रूप में केस रजिस्टर्ड किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 सब क्लोज 2, 304, 134, 112 और सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 के तहत इसको हमने रजिस्टर किया है। अब चूंकि नया कानून है, इससे बहुत पुलिस को मदद मिल रही है। इसको हम छोटे संगठित अपराध में भी दर्ज किए हैं, साथ ही साथ स्नैचिंग में भी अलग से 304 की धारा जोड़ी है।
तो उम्मीद करते हैं कि इसको हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके न्यायालय में इसको जो उपस्थापन के लिया जाएगा तो इनका कन्विक्शन होगा। इनका एमओ है, ये लोग आपस में एक जो बताया अभी झगड़ता है तो उसमें बीच में आता है, इस तरह से लेके भाग जाता है। दूसरा किसी व्यक्ति को ऑटो में बिठाएगा और उसको लेके भाग जाएगा, या फिर उसी दौरान उसको कुछ जहर खुरानी के रूप में कुछ खिलाएगा, वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा और उसका सारा जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उसको लेके भाग जाएगा। तीसरा इनका काम करने का एमओ है कि ये अपने पास ब्लेड रखते हैं, तो उसमें ये ब्लेड लगाते हैं और उससे सामान अपना ले जाते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि इस तरह के लोगों से सावधान रहें। हालांकि हमने एक गैंग को तो पकड़ लिया है और अनुसंधान जारी है। रिजल्ट टेपरिंग के मामले में परीक्षा नियंत्रण ने टैबलेटर को निष्कासित कर दिया। बिहार विश्वविद्यालय में अंक पत्र की टेपरिंग मामले में स्पेशल टेबुलेटर एसएनएस कॉलेज के प्रोफेसर घनश्याम ठाकुर को परीक्षा के कार्यों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। भविष्य में परीक्षा से जुड़ा कोई कार्य इनसे नहीं लिया जाएगा। साथ ही पार्ट 3 में नियुक्त कर्मचारी संदीप कुमार की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उसके बाद संदीप को पार्ट 3 सेक्शन से हटाकर विश्वविद्यालय के काउंटर पर भेज दिया गया है। टेबुलेशन रजिस्टर में हेराफेरी कर छात्र को पास करने का मामला विश्वविद्यालय के संज्ञान में आने के बाद स्पेशल टेबुलेटर और कर्मचारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर डॉक्टर तरुण कुमार ने बताया कि हाजीपुर के एक कॉलेज के छात्र को बिना परीक्षा दिए पास कर अंक पत्र जारी कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद स्पेशल टेबुलेटर एसएनएस कॉलेज के प्रोफेसर घनश्याम ठाकुर और कर्मचारी संदीप कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई। परीक्षा विभाग से डिबार करते हुए भविष्य में कोई भी कार्य नहीं कराने की कार्रवाई की गई है। मामला मेरे विश्वविद्यालय में जो डिग्रियां बनती है वो डिग्रियां बनने के क्रम में जो अप्लाई करते हैं इसके बाद टीआर चेक होता है और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद दोनों टीआर वेरीफाई होने के बाद ही डिग्री मिलती है। तो एक टीआर में देखा गया कि खाली था, गैप था, और एक में देखा गया कि कुछ भरा हुआ है। और इसके लेने देने का काम जो होता है उसमें 2 ही आदमी जिम्मेवार होते हैं। एक होता है जो चपरासी प्यून या जो भी मैसेंजर होते हैं जो टीआर के को लेके इधर से उधर पहुंचाते हैं, और दूसरा होता है जो स्पेशल टैबलेटर वहाँ पर होते हैं, उन्हीं का काम होता है उसको पोस्टिंग करना या डालना चेंज करना। हमने देखा तो उस दोनों में से जब देखा गया कि दोनों में से एक नहीं है, सही नहीं है, एक में है एक में नहीं है, तब हमने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हटा दिया गया और उस तरह से कोई भी फर्जी डिग्री नहीं मिल पाई, नहीं जारी किया। हटाया गया, उनका नाम क्या और कहाँ से? वो घनश्याम ठाकुर हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में है, एसएनएस कॉलेज में है, और संदीप है यहाँ का स्टाफ था, उसको भी हटा दिया गया है इमीडिएट तुरंत। था और ये टैबलेटर स्पेशल टैबलेटर। बिहार विश्वविद्यालय के डिस्टेंस विभाग में एक ऐसा कोर्स चलता था जो मान्यता प्राप्त नहीं था। देखिए रिपोर्ट। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर एक अनोखा विवाद सामने आया है, जिसमें विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार ने पूर्व निदेशक लल्लन कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। संजय कुमार ने बताया कि पूर्व निदेशक लल्लन कुमार ने डिस्टेंस एजुकेशन के नाम पर विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे कोर्स चलाए हैं जिसे ना तो यूजीसी से मान्यता मिला था, ना ही बिहार सरकार से, ना ही इस विश्वविद्यालय से। ऐसे कोर्सेज में पारा मेडिकल, बिलिस और कई अन्य कोर्स शामिल हैं। प्रोफेसर संजय कुमार ने आरोप लगाया है कि सत्र 2014 से 15 और सत्र 2015 से 16 के दौरान पारा मेडिकल कोर्स के नाम पर सैकड़ों छात्रों को कोर्स कराया गया और डिग्रियां बांटी गई। इसके फीस में भी भारी हेराफेरी किया गया, जबकि ये कोर्सेज यूजीसी द्वारा डिस्टेंस के लिए मान्यता प्राप्त नहीं हैं। जबकि वो हमेशा कहते रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन से ही कोर्स चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने 2019 में जारी यूजीसी का वो लेटर भी दिखाया जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि यूजीसी ने इन कोर्सेज को डिस्टेंस से मान्यता नहीं दी है। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल,
फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पारामेडिकल, डीसी पुलिस, फार्मेसी, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट समेत कई ऐसे कोर्सेज हैं जो डिस्टेंस से नहीं कराए जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स हैं और इसको लेकर विश्वविद्यालय में व्यवस्था नहीं होती। इस मामले में विश्वविद्यालय थाना में ललन कुमार के खिलाफ आवेदन भी दिया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2-3 कोर्सेज जिसको अभी ललन जी चला रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, उसमें एक पैरामेडिकल था, दूसरा था बिलिस और तीसरा जो है एमफिल। इन तीनों कोर्सों को रेगुलर मोड में ही चलाया जा सकता है, डिस्टेंस में नहीं चलाया जा सकता है। इसके संबंध में यूजीसी ने भी गाइडलाइन दिया था, बिहार सरकार ने भी दिया है गाइडलाइन कि ये डिस्टेंस मोड में नहीं चलाए जा सकते। और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की सीनेट की बैठक में भी डिसाइड हुआ कि ये कोर्स डिस्टेंस में नहीं चलाए जाएंगे। इसके बावजूद भी ललन जी इस कोर्स को चला रहे थे। कुछ अधिकारियों के साथ इनकी संलिप्तता जरूर थी और इसके पहले के जो कुलपति थे, मैं 3 कुलपति जी के बारे में स्पष्ट रूप से बता दूंगा। एक अमरिंदर यादव जी थे, दूसरा आर.के. मंडल जी थे, उसके बाद हनुमान पांडे जी थे। इन सभी को ये किस रूप में किस तरह से मैनेज करते थे ये मैं नहीं कह सकता हूं, और उन लोग के बिना छत्र छाया का ये कोर्स यहाँ चलना संभव नहीं था। अभी एक ईमानदार कुलपति आए और उनको जब इन सब बातों का पता चला तब उन लोग वो जो है हम लोगों को इस काम के लिए उचित समझे। और जब से हम इस काम में आए हैं, मैं अभी से 2 महीना पहले इस डिस्टेंस में अपना योगदान दिया हूँ, 2-3 महीना पहले। और जिस जगह मैं हाथ डाल रहा हूँ, चाहे वो पैरामेडिकल का मामला हो, लाइब्रेरी साइंस का मामला हो या एमफिल का मामला हो, उसमें भयंकर घोटाला नजर आ रहा है और बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं हैं, जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी है और बहुत सारी धनराशि का ये तमाम जो कोर्सेज के बारे में आपने बात कही है, ये कब से कब तक चल रहा था? ये 14-15, 15-16 उस समय का कोर्स है जिसकी परीक्षाएं लंबित थी, जिसमें पैरामेडिकल का इन्होंने 1 साल का परीक्षा लेके उसकी डिग्री भी बांट दी है। और वो डिग्री जब लोग लेके कहीं जाते हैं तो वहां ये पता चलता है कि ये तो डिस्टेंस में ये डिग्री बटनी ही नहीं चाहिए, डिस्टेंस मोड का चीज है नहीं। क्योंकि यूजीसी के मना करने के बाद, बिहार सरकार के मना करने के बाद यूनिवर्सिटी के सीनेट सिंडिकेट से भी पास की नहीं ये कोर्स चलाए जाएंगे। यहाँ तक कि इन्होंने एक केस हुआ है डिस्टेंस पे, जिसके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में भी ललन जी ने कहा है कि हम वही कोर्स चला रहे हैं जो यूजीसी ने हमको प्रोवाइड किया, जो प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन ये अपने मन से चला रहे थे। और जब से ये कार्य हम लोग को मिला है, ये संयोग ही कहिए कि ईमानदार कुलपति यहाँ आए और उन्होंने हम लोगों को उचित समझा। ऐसी बात नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को जांच कमेटी में रखा गया और वो लोग इसको ओके करते चले गए, तभी तो इतना दिन से ये कोर्स यहाँ फल फूल रहा था और गरीब लड़कों का पैसा बर्बाद हो रहा था। यूजीसी वगैरह से शिकायत की गई है इसको लेकर? यूजीसी से शिकायत इसलिए शिकायत की जाती, यूजीसी को तो ये लिख के दे रहे हैं कि हम आपके नियमों का पालन कर रहे हैं। और इसके पहले के जिन लोगों को जांच मिला था, पता नहीं किस परिस्थिति में उन लोगों ने इस मुद्दे को उजागर नहीं किया। अब ये तो खुद ही जांच का विषय है। कितना सत्र चला होगा सर लगभग ऐसे कोर्सेज का? इन्होंने एक सत्र में ही 15-16 का भी मैं जांच कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे सत्र भी आगे निकलेंगे। अब 15-16 के बाद 14-15, 15-16 के बाद तो करीब करीब ये बंद ही है, क्योंकि रोक लग चुकी है। 15-16 का इन्होंने एक डिग्री दे चुका है 1 साल का, और अभी चूंकि जांच कर रहे हैं तो 15-16 में करीब 467 लड़के ने पैरामेडिकल में एडमिशन लिया और उनकी फीस की बहुत सारी राशि करीब करीब लाखों, 12 लाख कुछ है, जो कि अभी अकाउंट्स का मैटर है, अकाउंट्स वाले देख रहे हैं। और उसे हमने सारा बैंक से स्टेटमेंट वगैरह निकाल के हमने उसको लगाया है। वो अकाउंट्स को आप देखेंगे तब, वर्बल स्टेटमेंट्स का तो कोई माने नहीं होता, आप उसको देख सकते हैं। वो सब मैंने मेंशन किया है और उसको आप जांच के पता कर सकते हैं। भयंकर घोटाला है। कितने बच्चे रहे होंगे उस सत्र में? 467 के करीब पैरामेडिकल में लड़कों ने एडमिशन लिया है और उन सबों का फीस का पैसा ये कहाँ ले गए? उन बच्चों को नौकरी मिली कि नहीं? उन बच्चों को, चूंकि बच्चे आते हैं तो चूंकि वो उनको ये था कि अभी 1 साल और, चूंकि 1 साल में तो दिया, फिर उसको एक्सटेंड करके 1 साल का भी फिर इन्होंने परीक्षा का डेट निकाल दिया कि फिर मैं उसका, इन्होंने 2 साल का कोर्स बना रखा था। और जबकि ये कोर्स चलना ही नहीं चाहिए था। अब 2 साल का कोर्स बना के फिर ये परीक्षा का डेट निकाल दिए। जब हम लोगों को पता चला तो
तो हम लोग जब चेक किए तो उसके बाद कुलपति महोदय को शिकायत की गई कि इसको तो मान्यता ही नहीं है, इस कोर्स को यूजीसी से ना मान्यता है, ना बिहार सरकार से मान्यता है, न यूनिवर्सिटी ने इसको मान्यता दी है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में भी, एसओएफ में भी इन्होंने हाईकोर्ट में हल्फनामा में कहा है कि हम यूजीसी के कोर्स को चला रहे हैं, और यूजीसी ने जिस कोर्स को दिया है डिस्टेंस में चलाने के लिए उसमें पैरामेडिकल कहीं भी नहीं है। तब हम लोग इसमें लगे, कुलपति जी का ध्यान इस पे गया और उन्होंने हम लोगों को इस पे नियुक्त किया, और हम अभी इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं। अभी बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं सामने आएगी, और इसमें कहीं से संदेह नहीं है कि इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा। वहीं इस मामले को लेकर प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार ने बताया कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट के तहत दुरुस्त शिक्षा निदेशालय ने रेगुलर मोड में पारा मेडिकल का कोर्स शुरू किया था। यहाँ हेड क्वार्टर में कोई नामांकन नहीं किया गया, सब अलग अलग इंस्टीट्यूट में लिए गए जहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था थी। ये कोर्स 6 महीने के लिए था, जिनकी न्यूनतम योग्यता मैट्रिक तय किया गया था। ये सभी राज्य सरकार और यूजीसी के रिकॉग्निशन के बाद चल रहा है। 2017 में डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक लग गई, जिसके बाद कोई नामांकन नहीं हुआ। ये डिस्टेंस का नामांकन नहीं हुआ है। जो भी सत्र चले वो नियम के अनुकूल चले। यूजीसी से भी मान्यता प्राप्त थी। 2017 के बाद इस पर रोक लगी है, जिसके बाद एडमिशन ही नहीं हुआ। जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। कोई भी एडमिशन डिस्टेंस मोड में नहीं है, बल्कि रेगुलर मोड में हुआ था। डिस्टेंस में जो पैरामेडिकल की जो चर्चाएं चल रही है वो रेगुलर मोड के कोर्सेज हैं, और उस सर्टिफिकेट कोर्स है वो 6 महीना की है, उनकी योग्यता मैट्रिक है, और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स है जिसकी योग्यता मैट्रिक प्लस सर्टिफिकेट कोर्स है। और रेगुलर मोड में जहां पर पैरामेडिकल के नर्सिंग होम है, डायरेक्टरेट में उसका एक भी एडमिशन नहीं। 3 सत्र में नामांकन लिया गया, 14-15 दोनों सेमेस्टर की परीक्षा कराकर रिजल्ट दे दिया गया, उसको अंक पत्र और बंदे प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया। 15-16 की परीक्षाएं फर्स्ट सेमेस्टर की 16 में हो गई, और उसकी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं का फॉर्म 2022 में भराया गया, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर 23 में भराया गया, फिर इधर भराया गया। तो इनकी परीक्षा विश्वविद्यालय के सभी निकायों द्वारा अनुमोदित है, एवं राज्य सरकार का भी अनुमोदन प्राप्त है, यूजीसी का भी रिकॉग्निशन हमें प्राप्त है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि यूजीसी रेगुलेशन 2017 की बात है, तो यहाँ 2020 में लागू हुआ है, और प्रोविटेड कोर्स है वो डिग्री और मास्टर लेवल का है, और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल का नहीं है। और हम लोग जो कोई काम कर रहे हैं कुलपति महोदय के आदेश से कर रहे हैं। मैंने अपने लेवल से कोई काम नहीं किया है, और अभी फॉर्म भी भराया है कि कुलपति महोदय के आदेश से जो भी आदेश हुआ, हमें यहाँ पर थाना में आवेदन दिया गया तो मैंने भी आवेदन दिया है, और उसका प्रॉपर वे में जवाब भी देने के लिए दिया। सारा कुल नियमानुकूल है। तो कुलपति भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत दिख रहा है। तो कुलपति महोदय ने कहा है तो उसका तो पेपर की बात है, उसको पेपर दिया जाएगा। पेपर मेरे पास है, मैंने आपको भी सबको दिखाया है, और जहां पर भी पेपर दिया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि डिस्टेंस को यूजीसी ने मान्यता ही नहीं दिया था। डिस्टेंस की जो मान्यता जो है 17 तक इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन थी, और 17 के बाद यहां मान्यता ही नहीं है, तो फिर रेगुलेशन 17 की बात कहां से आई? जिस प्रोविटेड की बात आप कर रहे हैं उसमें 16 के बाद तो आप संस्था को बंद कर दिए हैं। सिर्फ ओल्ड परीक्षाएं हो रही हैं। ओल्ड परीक्षाएं माननीय पटना उच्च न्यायालय 14/3/68 के आदेश और माननीय राजभवन के आदेश के आलोक में परीक्षाएं हो रही है। तो अभी तो 16 के बाद संस्था ही बंद है, तो फिर से रेगुलेशन 17 की बात कहां से कर रहे हैं? क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो ही नहीं सकता। 14-15 के सत्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 14-15 की तो परीक्षाएं होती है, 15-16 पर प्रश्न उठाया जा रहा है सेकेंड सेमेस्टर। वहीं पूरे मामले को लेकर BRABU मुजफ्फरपुर के VC डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि मेरे संज्ञान में भी ये मामला आया है। डिस्टेंस मोड में पारा मेडिकल कोर्स नहीं चलाया जा सकता तो फिर कैसे चल रहा था? इस मामले में विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात की है।
और उनसे भी रिपोर्ट मांगा है। अगर वो इसे बेबुनियाद बताते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट दिखा दें। वहीं वीसी ने यह भी कहा कि यूजीसी से पारा मेडिकल कोर्स को डिस्टेंस से मान्यता नहीं देती है। बावजूद मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में ये कोर्स चल रहा था। इस मामले में थाने में आवेदन दिया गया है। हाँ, ये बात हमारे भी संज्ञान में आई है कि डिस्टेंस मोड में पैरामेडिकल के कोर्स नहीं चलाए जा सकते हैं। तो अब वो कोर्स कैसे चला लिए गए, कैसे एडमिशन हो गया। और दूसरी बात संज्ञान में आई है कि जो बच्चों से फीस ली गई वो विश्वविद्यालय के खाते में ठीक से पारदर्शी ढंग से जमा नहीं किया गया। तो ये रिपोर्ट हमारे पास आई थी। हमने अपने लॉ ऑफिसर से उस पर लीगल ओपिनियन लिया था और लीगल ओपिनियन लेने के बाद हम लोग को प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शायद इसमें गड़बड़ी हुई है। तो जो जिनके बारे में आरोप लग रहा है वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये गलत आरोप है। हाँ, तो अब वो बात कहेंगे, अगर उनके पास साक्ष्य वगैरह होगा तो अपना साक्ष्य वगैरह रखेंगे। हमको जो फाइल में रिपोर्ट, क्योंकि उनसे शायद लिख के पूछा भी था इन लोगों ने कि भाई आपका क्या, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था जो फाइल में था। तो जो भी बात होगी तो अपना पक्ष रखेंगे। मतलब यूजीसी भी उन कोर्सों को प्रोटेक्ट किया हुआ है। यूजीसी के हिसाब से पैरामेडिकल के कोर्स डिस्टेंस मोड में चलाए नहीं जा सकते जी। और यहाँ पे चल रहे थे। हाँ, यहाँ चल रहे थे। आगे सर क्या कार्रवाई करेंगे इसको लेकर? अब हम लोगों ने उस पर ऑर्डर दिया है एफआईआर वगैरह करने का। अब पुलिस उसको देखेगी, जांचेगी, जो भी वो तथ्य वो निकल के आएगा तो उसको। जिले के 12वीं फेल एक युवक बना दरोगा आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। 12वीं फेल फिल्म से कम नहीं है मजदूर के बेटे अभिषेक की कहानी। बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ गया है। बिहार में अनेकों ऐसे अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं जिनकी कहानी प्रेरणादायक बन गई है। ऐसा ही एक छात्र है मुजफ्फरपुर के कांटी नगर परिषद वार्ड 20 के रहने वाले अभिषेक कुमार। अभिषेक के पिता रामेश्वर राम मजदूर हैं। किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते हैं और झोपड़ी में परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन अब उनके लाल का चयन बिहार पुलिस में दरोगा पद के लिए अंतिम रूप से हो गया है। अभिषेक के दरोगा बनने के बाद परिवार में खुशियों का माहौल है। अभिषेक के माता पिता के आंखों में खुशियों के आंसू हैं। दरोगा में चयनित अभिषेक की राह इतना आसान नहीं था। इनके संघर्ष की कहानी हाल ही में रिलीज हुई विक्रांत मेसी की फिल्म 12th फेल से बिल्कुल मिलती है, जिसमें 12वीं फेल होने के बाद भी हीरो हार नहीं मानता है और कठिन मेहनत से IPS बन जाता है। अभिषेक के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। साल 2018 में इंटर की परीक्षा में क्रॉस लग गया था, जिसके बाद उन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा देना पड़ा। इंटर कंपार्टमेंटल से पास करने के बाद आगे की पढ़ाई की और गांव में ही सीनियर के संपर्क में रहकर दरोगा की तैयारी शुरू कर दी और कठिन मेहनत के बाद फाइनली दरोगा का फाइनल रिजल्ट आ ही गया। अभिषेक के पिता रामेश्वर राम बताते हैं कि इनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। मजदूरी करके और पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम करके बेटे को पढ़ाया। आज बेटा दरोगा बन गया है, जिससे पूरे परिवार और समाज में खुशी का माहौल है। खुशी तो बहुत हो रही है। जो मेहनत किए थे, मेहनत करने के बाद जो खुशी होती है वो तो जो करता है उनको फील होता है, वही हो रहा है। कितना संघर्ष रहा है? संघर्ष तो मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लिए पूरा जीवन ही रहता है, तो संघर्ष का तो कमी ही नहीं है। स्ट्रगल तो पूरे लाइफ में रहता है जब तक आप सफल नहीं हो जाइएगा। अच्छा, शुरुआत कैसे किए थे? कहाँ से मोटिवेशन मिला था दरोगा बनने का? शुरुआत किए थे जब इंटर में क्रॉस लगने के बाद कंपार्टमेंटल पास हुए। उसके बाद था कि जनरल कंपटीशन अरविंद सर शुरू किए। वहाँ करते करते उसके बाद वहाँ सर को ग्रुप डी में जॉब हो गया, सर चले गए। उसके बाद एक अंकेश भैया थे, तो वो हम लोग को 2-3 महीना पढ़ाया। वो भी तैयारी किए थे, उनका भी रिजल्ट आया था, उनका फिजिकल नहीं हो पाया था, तो वो भी हम लोग को 2-3 महीना पढ़ाया। और वही हम लोग को पूरा सिलेबस और लेवल एग्ज़ाम का पढ़ाते हुए और समझाते हुए और बहुत चीज़ बताते थे कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है, तुम लोग भी जाएगा तो उसमें ऐसे करेगा वैसे करेगा। और उनका भी ग्रुप डी में जॉब हो गया तो वो भी चले गए। तो उसके बाद हम लोग अकेला पड़ गए। तो उसके बाद था कि
ऑनलाइन कोर्स खोजे, उसके बाद ऑनलाइन कोर्स करने के बाद लेने के बाद वही ऑनलाइन ही क्लास किए थे, उसके बाद पूरा सेल्फ स्टडी करते थे। 12th में फेल हो जाने के बाद कई लोग आपको प्रतिक्रिया आप पर कमेंट कर रहे होंगे, उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला और फिर वहाँ से दरोगा बनने तक का सफर कैसा रहा? देखिए, आप जब किसी लक्ष्य के प्रति चलिएगा तो उसमें सफल असफल दोनों लगा रहता है। असफल होइएगा तो बहुत जो आदमी आप पर उंगली नहीं उठाने वाला है वो भी बोलने लगता है, तो वो तो सब जगह जानता ही है सब कैसा होता है नहीं होता है। लेकिन उसी सबको इग्नोर करते हुए एक बात बोलेंगे कि जैसे आंधी तूफान ही आता है तो कचरा उचरा बहुत उड़ता है, तो हम लोग कचरा को ना थोड़ी कहने जाते हैं कि आप रुक जाइए, हम लोग अपना खिड़की दरवाज़ा बंद करते हैं। उसी तरह आप रोड पर चलिएगा, सफल होइएगा तो बहुत आदमी कुछ बोलने के लिए, तो आप उनको थोड़ी कहने जाइए कि आप मत बोलिए, आप अपना खिड़की दरवाज़ा बंद कीजिए, अपना कान आँख बंद कीजिए, आपका जो लक्ष्य है आगे वो देखते हुए और उन लोग का बात सुनिए रखिए, लेकिन उतना टेंशन नहीं लीजिए, उसको फ्यूल की तरह अपने अंदर डालिए और आगे बढ़ते रहिए। जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग तैयारी करते हैं उन लोग को यही कहेंगे कि देखिए, कोई भी टीचर हो या नोट्स हो, एक चीज़ को फॉलो कीजिए और पूरा चीज़ दिन है कि सेल्फ स्टडी, मेहनत पूरा कीजिएगा, होगा। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है जीके का, इसमें कोई मेंस लिखना नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। आप सिर्फ याद करने का, आपको बैठने का कैपेसिटी है तो आपको पढ़ने भी आ जाएगा। पहले आप बैठने का कैपेसिटी बनाइए, अगर बैठने का कैपेसिटी हो जाएगा तो ऑलरेडी पढ़ने का भी आ जाएगा। यहाँ बच्चा है कि बैठता ही नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता है, उसके बाद 2 घंटा बाहर रुकता है। बहुत खुशी हो रही। कैसा संघर्ष रहा है शुरू से अभी तक? बच्चा को तो संघर्ष रहा, हमको कमा के आपूर्ति करते थे, जो मजदूरी करते थे। बेटा फेल कर गया था उस समय, फेल कर गया था तो हम नहीं कुछ बोले थे, हम कहे कि असफलता एक चुनौती है। हाँ, और क्या कहते हैं, जो हिम्मत हारने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती है, तो हम इनको हिंट्स देते थे कि घबराना नहीं। उस समय आप लगातार मोटिवेट करते थे। हाँ। आज पहले दरोगा को देखते थे तो डर लगता था, घर में दरोगा हो गया। जी, बहुत खुशी की बात है कि अब माने कोई भी प्रॉब्लम समस्या होगा तो उसका पता लगेगा। जी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 93349008
888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। उन्नाव सड़क हादसे से सबक लेते हुए अब लंबी दूरी के बस चालकों की होगी स्वास्थ्य जांच। उन्नाव बस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत के बाद चर्चा में आई लंबी दूरी की बसों को लेकर अब केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण चौधरी निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि सबसे पहले हम उन मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही आगे से इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसे लेकर हमने परिवहन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है। अब हर ड्राइवर के आंखों की जांच के साथ स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। यदि जरूरत हुई तो जांच के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर इस काम को पूरा किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उसमें जो भी डेथ किए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और साथ ही मुजफ्फरपुर या अगल बगल में कहीं ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमने आज DTO साहब के साथ वार्ता किया और उनसे बात में हम लोगों ने ये तय किया है कि मुजफ्फरपुर से जो लंबी दूरी की जो भी बसें जाती हैं उसका फिटनेस का लेवल क्या है, हमारे ड्राइवर स्वस्थ हैं या ना है, उनके आँख का रेगुलर चेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो हम लोग शिविर लगा करके उनका जांच कराने का भी काम करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि हमारी जो बसें जा रही हैं दूर उसमें ऐसा कैजुअलिटी ना हो। और ये प्रिकॉशनरी मेजर है। परिवहन विभाग को निर्देश जी परिवहन विभाग से हमें बात हुई है और हम लोग सब मिल करके हर एक क्षेत्र में हम लोग पदाधिकारी के साथ बैठक ले रहे हैं और लगातार उनसे सुझाव जो हो रहा है हम लोग करके और हम करेंगे। शनिवार को आयोजित होगी लोक अदालत, सुलहानीय मामलों का होगा निपटारा। कल समूचे बिहार में लोक अदालत का आयोजन है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर की ओर से मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 59 बेंचों का गठन किया गया है। सुलहनीय वादों का निपटारा करने के लिए इस बार 24,000 लोगों को नोटिस भेजा गया है। विगत वर्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर ने केसों को निपटारा करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के सचिव जय श्री कुमारी ने कहा कि कल होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर 59 बेंचों का
गठन किया गया है, जिसमें 24,000 नोटिस को तामीला कराया गया है। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और अपने केसों का निपटारा करें। तैयारी तो हमारी पूरी हो चुकी है। लोक अदालत जो 13/7/2024 जो कल ही आयोजित होना है, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी तैयारी की है प्रशासन के साथ मिल करके, क्योंकि इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और डीएम साहब जो होते हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं और एसएसपी साहब भी यहाँ के एक मेंबर होते हैं। तो तैयारी पूरी है, लगभग पूरी तरीके से हो गई है। हम लोगों ने 24,000 नोटिसेस जो है लोगों को भेजा है कंपाउंडेबल केसेस में, जो कि 16 के केस हैं और हमें लग रहा है कि 24,000 में कम से कम 50% लोग तो आएंगे ही। और पिछले बार हमने प्रथम स्थान लोक अदालत में डिस्पोजल में लाया था पूरे बिहार में, तो इस बार भी मुझे लगता है कि हमारा प्रथम स्थान रहना चाहिए। हम लोगों ने तैयारियां भी उस स्तर की है, जिसमें हम लोगों ने बेंच का गठन कर दिया है। 59 बेंचेज का गठन हुआ है, जिसमें मोटर दुर्घटनावाद अलग है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, बैंक चेक बाउंस का जो केसेस होता है जो कि बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ कोर्ट में पड़े हुए हैं, तो उसको भी हम लोगों ने निपटाने का इसके माध्यम से कोशिश की है और जनता के सामने प्रचार प्रसार भी किया गया है जिला विधिक प्राधिकार समिति के द्वारा, जो वो आए और यहाँ पे उनके वादों का सुलहनीय सारे वादों का निष्पादन होगा। और क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस भी हैं जो कि यहाँ पे उनका निष्पादन होना है। तो एक तरह से तैयारी हमारी पूरी है और हम लोगों ने भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए प्रशासन से पूरी तरह से मदद ली है, जो सबके वादों का निष्पादन शांतिपूर्वक हो जाए और समय से हो जाए, ये नहीं जो जनता को किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो इस माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगी कि वो आए, कल आए और किसी भी बाधा के बिना, न पैसे का खर्च है न वकील साहब की ज़रूरत है, आप अपने केस का सिर्फ आप केस नंबर लेकर के दोनों पक्ष आएँ, आपके केस का निपटारा होगा, निष्पादन होगा और इसमें ना किसी की जीत होगी ना किसी की हार होगी। मुसहरी थाना प्रभारी के खिलाफ तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समरनाले स्थित अनशन स्थल पर तीसरे दिन 6 सूत्री मांगों को लेकर अनशनकारी संतोष कुमार ठाकुर, जिला अध्यक्ष ग्राम विचार मंच मुजफ्फरपुर एवं 4 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राजकुमार सहनी के समर्थन में आगे आए। सरला सिरवाज सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान के संयोजक कठपुतली कलाकार सुनील सरला ने बताया कि पिछले 3 दिनों से लगातार अनशनकारी गांधीवादी तरीके से अनशन पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन तक अपनी बात भी अखबार, डिजिटल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया, लेकिन भ्रष्ट आचरण वाले अधिकारी पर कार्रवाई के बदले जिला प्रशासन मौन है। जिला अधिकारी को जल्द से जल्द दोषी पदाधिकारी एवं मुशहरी थाना प्रभारी को निलंबित कर उचित कार्रवाई कर अनशनकारी संतोष कुमार ठाकुर एवं राजकुमार सहनी को न्याय दिलाने का कार्य करें। आज लोकतंत्र की सबसे अंतिम आदमी तक यह बात समझ में लोगों को आ गया है कि जिस तरीके से जिला अधिकारी महोदय, एसपी महोदय, आईजी महोदय के पास ये आवेदन गया हुआ है पहले से। आप मात्र 2 से 3 दिन पहले की घटना है, मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया इनके सामने। और जिस तरीके का यहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका हुआ है, आज 3 दिन से लोग जो है मरणासन की स्थिति में बैठे हुए हैं और कोई इन्हें सुध लेने वाला नहीं आ रहा है। और जहाँ पे पूरे मुजफ्फरपुर का जो है शासन व्यवस्था यहीं से चल रहा है, सारे लोगों का ऑफिस इर्द गिर्द में है। इन लोगों की मांग है कि शासन जो चलाने वाले लोग हैं, थाना प्रभारी
जो सभी लोग वहाँ पे जाके अपनी बात को रखते हैं, वहीं से जो है पूरा शासन चलता है। और ऐसे थाना प्रभारी हैं मुसहरी के जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। महिलाओं के साथ जब वो जाते हैं तो गाली गलौज से बात करते हैं। सारी महिलाएं आप देख रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं बगल में, और यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई साहब, तीसरा दिन आज है। और सिर्फ इनका यही मांग है कि हम जिस बात को लेकर जांच करने के लिए बात बोल रहे हैं, इनका कोई ऐसा मांग। हम तीसरा दिन तो चल रहे हैं, हम जो है से इन्हीं के समर्थन और लेबर इंस्पेक्टर मुसहरी जो है मनमानी के खिलाफ हम लोग भी धरना पर हैं। वह जो महिला है तो मुसहरी में प्रथम बार जो है ना वो भ्रष्ट महिला है, वो जो है तो कन्या विवाह योजना श्रमिकों का जो मिलता है वह जो है ना उनके दलाल के माध्यम से जो डायरेक्ट आवेदन देता है उसको पास नहीं किया जाता है। जो दलाल के माध्यम से 25,000 रुपया लेके जो दलाल जाता है तो उसको पास हो जाता है। जो डायरेक्ट उनसे देता है तो उसको रिजेक्ट करता है। 4 बार हमने सरस्वती देवी एक गरीब महिला है, 4 बार आवेदन किया है, उसको पास नहीं हुआ। वो घरे पर ही उसका दलाल जो है घरे पर पहुंचता है, कहता है भैया की भेल तोहर। हम कहलिए वो हम तो आवेदन कर लेते, ऐसे ना होता मैडम जाले पाई न लेते ताले ना होता। 25,000 बांधल है मैडम के, 25,000 देबू तब तोरा पास हो जाओ, तो पैसा न देबू तो न मिलता। इसका प्रूफ हम रखे हुए हैं। 4 भी आवेदन जो किया है रिजेक्ट किए हैं पैसा नहीं देने के कारण, हमका प्रूफ रखे हुए हैं। ये उस जो है ना सबसे मुसहरी में ऐसा घटिया लेबर इंस्पेक्टर की सूझबूझ भी लेने नहीं आया है आपसे, क्या कहिएगा आगे क्या इरादा है आपका? नहीं आए हैं तो हमें क्या, हमको तो यही मरना होगा, जो लिखा होगा अपना भोगेंगे, नहीं तो हमको न्याय मिलेगा तो यह धरना अथी करेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हमको मरना होगा, यहीं मर जाएंगे, मरने के लिए तैयार है। किस मामले को लेकर अंतर पड़ा है? हमारे पास 20 पेड़ काटा गया, जिसका चोरी का रिपोर्ट हम थाना प्रभारी को दिए। थाना प्रभारी उस पर न FIR किए, न उसके साथ कोई कारोबार किया। उससे मिलकर उसे मोटा रकम निकाल के उसके थाना पर बुला कर उसको थाना पर बैठाते हैं। इसका आवेदन हम वरीय पुलिस पदाधिकारी SSSP को दिए। एक बार नहीं, SSSP से हम कितने बार मिल चुके हैं। एक घटना मेरा 6/4/2024 की है। इतने जी, इस बीच में हम कितनी बार SSSP से मिल चुके हैं, लेकिन उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। रिस्पॉन्स होता तो यहाँ पर आकर नहीं बैठता। DM सर से उनके जनता दरबार में भी मिल चुके हैं। अनुमंडलीय लोक शिकायत में भी हम इस बात को, वहाँ पे भी मेरा डेट पर डेट चलती रहती है। लेकिन जी 3 दिन से जो है संतोष कुमार ठाकुर और राजकुमार सहनी जी के साथ साथ दर्जनों महिलाएं जो है यहाँ पर जो है अनशन स्थल पर बैठी हुई है और जिला प्रशासन बिल्कुल मौन है। जबकि जो है यह छोटा सा मामला है, थाना प्रभारी का मामला है, जांच करवानी चाहिए। अब जिला के मालिक है, देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे एक प्रखंड में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन हमारे जो अनशनकारी हैं वह जो है सो लगातार आवेदन दे रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सूचना दे रहे हैं, लेकिन जो है कोई खोज खबर नहीं किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर के तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।